नमस्कार, हम हिंदुस्तानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एसपी मिश्रा। कभी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपको बिल्कुल छू के निकल जाए और आपका बाल बांका भी ना हो, तब कैसा लगता है? ये अनुभव भी बहुत थ्रिलिंग है और ऐसा ही एक वाकया हुआ है योगी आदित्यनाथ के साथ। अभी जो एक फैसला आया है, उसने उनको एक तरीके से जीवन दान दे दिया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें। अब हम लोग बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ कैसे बाल बाल बच गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अगस्त 2022 को अपने फैसले में योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी राहत दी। ये आपने सभी समाचार पत्रों में, मीडिया में, टीवी चैनलों में सुना और पढ़ा होगा। लेकिन ये राहत बड़ी क्यों है? ये राहत बड़ी इसलिए है कि जिस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है, उसमें तमाम ऐसी धाराएं थी, संगीन धाराएं थी। उसमें एक धारा 302 की थी। इस 302 की धारा में सामान्यतया लोगों को जमानत नहीं मिलती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है पुलिस के समक्ष, और इसके बाद जमानत पर विचार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और उसके खिलाफ 302 की धारा में अगर मुकदमा कायम किया जाए तो उसे क्या करना होगा? वो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा, जेल जाएगा और इसके बाद जमानत होगी। योगी आदित्यनाथ के साथ भी ऐसा हो सकता था। ये अलग बात है कि उसमें योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं थे, उनके साथ में राधा मोहन अग्रवाल जो सदर विधायक थे, डॉक्टर वाई डी सिंह एमएलसी थे और बहुत सारे लोग उसमें थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाती और इसलिए ये बहुत बड़ी राहत है। लेकिन इस राहत के पीछे एक बेचैनी भरी खबर भी है आपके लिए, और वह बेचैनी भरी खबर हो सकती है और ये भी हो सकता है कि उसके पीछे कोई बहुत सद्भावना भी छिपी हो, और वह यह है कि ये केस सर्वोच्च न्यायालय में 2018 से लंबित था और एक्चुअली ये केस हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसके विरुद्ध में एक अपील थी, जैसे गोरखपुर के एक कथित पत्रकार परवेज परवाज और एक अन्य समाज सेवी ने दायर किया था। ये दोनों ही एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं और 2007 की घटना से इनका संबंध है और उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि 2018 से जब ये केस लंबित था और यह केस परवेज परवाज और अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश था, यानी इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं था और उत्तर प्रदेश की सरकार और इस परवेज परवाज के बीच में ये मामला चल रहा था। 2018 से न जाने कितने ऐसे मामले पेंडिंग होंगे। आपको मालूम है कि पूरे न्यायिक सिस्टम में 5 करोड़ के आसपास मुकदमे पेंडिंग हैं और इसमें बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं। मैंने अपने एक प्रेजेंटेशन में ये बताया हुआ था कि कई मामले तो ऐसे हैं जो 70-71 साल से लंबित हैं हाई कोर्ट में। तो ये स्थिति है भारत की और वहाँ पर 2018 से एक मामला लंबित था। उसे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने जल्दी-जल्दी लिस्ट कराया। जल्दी-जल्दी कैसे लिस्ट कराया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जितने पहुँच वाले लोग होते हैं उनके केस तुरंत लिस्ट हो जाते हैं, सुनवाई के लिए भी आ जाते हैं और बाकी लोगों के केस यही 70-71 साल तक पड़े रहते हैं। तो हुआ यूँ कि 20 जुलाई को, ये भी बहुत सीक्रेट नहीं रहा, इंटरनेट मीडिया पर बहुत से लोगों ने खबरों को दिया है, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है इस पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी ने नए-नए नियुक्त किए गए एक महाधिवक्ता को ये केस सौंप दिया और ऐसा करने के पहले उन्होंने जो पुराने महाअधिवक्ता थे, अपर महाअधिवक्ता, उनसे ये केस को लिया और नए अपर महाअधिवक्ता को ये केस देते हुए लिखा कि इसको एक्सपेडाइट एप्लीकेशन दायर करके सर्वोच्च न्यायालय में
अति शीघ्र लिस्ट कराइए और इस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करिए। अब आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये जो केस लंबित था, उसमें परवेज़ परवाज़ वादी था और उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवादी थी, रिस्पोंडेंट थी। जो प्रतिवादी है, उसको क्या इतनी जल्दी थी? आखिर क्यों उसने अपनी तरफ से इस मुकदमे को खुलवाया, जबकि परवेज़ परवाज़ नामक व्यक्ति इस समय जेल की सलाखों के पीछे है और वह एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी गोरखपुर में और वह आज भी जेल में है। और उसका फ़ॉलो-अप सरकार करे, सरकार के अधिकारी करें, ये थोड़ा-सा अनहोनी सी बात लगती है। 20 जुलाई को ये पत्र गया, नए अपर महाधिवक्ता ने इस केस को सँभाला और लिस्ट हो गया। लिस्ट होने के बाद में इस केस की सुनवाई भी 24 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी कर ली और अपना फैसला रिज़र्व कर लिया। पूरी दुनिया को ये नहीं मालूम था कि इस केस के पीछे क्या है। 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपील को खारिज कर दिया और योगी आदित्यनाथ तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब यह मामला सदा सर्वदा के लिए बंद हो गया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने इस सदा सहता के साथ में, इस सदिच्छा के साथ में सर्वोच्च न्यायालय गए थे? अगर गए थे तो क्या उनको मालूम था कि सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला देगा? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से साठ-गांठ करके नहीं लिया जा सकता। मनचाहा फैसला तो नहीं हो सकता है और इस मामले में हमेशा रिस्क है। तब रिस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है जब व्यक्ति मुख्यमंत्री हो और अगर सर्वोच्च न्यायालय केस चलाने की अनुमति दे देता तो उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती। इसलिए कितना रिस्की था। और अब ये मुकदमा जो शीघ्र लिस्ट कराने के लिए अधिकारियों ने लिखा, यह क्या योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में था? क्या उनके किसी कैबिनेट मंत्री के संज्ञान में था? इसका खुलासा इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन ये है इसकी गहराई कि अगर सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि बहुत मामलों में होता है, अनप्रेडिक्टेबल फैसले आते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसमें दोबारा मामले खोल दिए गए, एफआईआर करने की इजाज़त दी गई। ऐसे बहुत से मामले हम लोगों ने अतीत में देखे हैं। अगर ऐसा हो जाता तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहाँ योगी ने अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ अपनी लोकप्रियता के आधार पर विजय प्राप्त की और मुख्यमंत्री बने, उनका ये हाल होता है कि वे आज जेल में होते। और इसके बाद भाजपा में जैसा होता है, शुचिता की राजनीति की बात करते हैं भाजपा के लोग। और अतीत में मदन लाल खुराना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ ऐसा केस हुआ था, उनको हटा दिया गया था पद से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में भी ऐसा हुआ था और उनको भी पद से हटा दिया गया था, उमा भारती जी को। और इसके बाद ये दोनों ही नेता हाशिए पर चले गए, बिल्कुल गुमनामी के अंधेरे में हो गए। उमा भारती तो फिर भी एक हिंदूवादी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रहीं और अपनी पहचान बनाए रखी। लेकिन ऐसे नेताओं का, जो उभरते हुए नेता होते हैं, उनके पीछे कौन लोग ऐसे पड़ जाते हैं जो उनके करियर बर्बाद करने पर तुल जाते हैं, ये रहस्य की गुत्थी है, जिसे सुलझाना बहुत आसान नहीं है। इसलिए योगी के समर्थकों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐसी ही भावना आई होगी कि अरे! बाल-बाल बच गए। और ये सही बात है। योगी के साथ ऐसा क्यों होता है? योगी की तपस्या से लोगों को क्या समस्या है? लोगों को समस्या हो सकती है। वो समस्या पार्टी के लोगों में भी हो सकती है, पार्टी के बाहर के लोगों में भी हो सकती है। लेकिन ईश्वर शायद हर बार उनकी रक्षा करता है। लेकिन इतना निश्चित है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ी ज़रूर है उनके साथ में, क्योंकि अक्सर उनके साथ इस तरह की घटनाएँ प्रेसिपिटेट कर जाती हैं, हो जाती हैं। उनके पिछले कार्यकाल में आप सबने देखा होगा कि एक अजीब-सा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। योगी सरकार में एक जात विशेष का बोलबाला है, ठाकुरों का राज है। और दूसरा नैरेटिव ये था कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की, पार्टी नेताओं की बात नहीं सुनते, पोज़ीशन बहुत खराब है, भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं हो पाएगी। और फिर बिक्रू कांड हुआ,
बिकरू कांड के बाद जिसमें कई पुलिस वालों की जान गई थी और एक खूंखार अपराधी जो जाति से ब्राह्मण था उसका इनकाउंटर हो गया था। इसके बाद तो पक्ष विपक्ष सभी ने कहना शुरू कर दिया था कि बस अब तो सरकार गई। योगी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई भविष्य नहीं। और भाजपा ने इसे बड़ी संजीदगी से लिया भी। केंद्रीय नेतृत्व ने एक टीम को भेज दिया और उस टीम ने बहुत बारीकी से लोगों से बात की, समझा क्या सिचुएशन है। और एक बार ये सबको ऐसा लग रहा था कि अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। लेकिन जब ये टीम जिसमें बी एल संतोष और प्रदेश प्रभारी आरएसएस के संगठन मंत्री वगैरह बहुत 3 लोगों की टीम थी, उसने विधायकों से बात की, कई गणमान्य लोगों से बात की, कई जगहों पे उन्होंने विजिट किया, आरएसएस के स्थानीय नेताओं से बात की। तो पता चला कि उत्तर प्रदेश में योगी का तो कोई विकल्प नहीं है। अगर योगी के साथ ऐसा किया गया तो सरकार की वापसी नहीं हो पाएगी। और भाजपा को ऐन वक्त पर सद्बुद्धि आ गई और उसने योगी के नेतृत्व में ही चुनाव में जाने का फैसला किया और सरकार वापस आ गई। इसके बाद भी योगी के विरुद्ध जो दुर्घटनाओं का सिलसिला रुका नहीं है। इस कार्यकाल में भी अभी एक बहुत हलचल हो गई थी और वह थी राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्थानांतरण को लेकर, जिसमें इंक्वायरी बैठाई गई और बहुत सारी चीजें हुई। और उसके कुछ दिन बाद ही भाजपा के एक नेता ने, दलित नेता ने पद से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र की घटना भी इतनी नाटकीय ढंग से हुई कि उन्होंने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को नहीं, सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को दिया, अमित शाह जी को। संकेत स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य त्यागपत्र देना नहीं बल्कि अपनी समस्याओं को और राज्य की वस्तु स्थिति को सार्वजनिक करना था। बहुत मंत्रणा हुई संगठन स्तर पर, पार्टी की हायरार्की के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लेवल पर, और इसके बाद में मामला शांत हुआ। तो ऐसा क्या है जो रह रहकर ऐसा सब कुछ हो जाता है। और इसलिए योगी को भी चाहिए कि जब लोग उनसे अपेक्षा करते हैं, भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, तो उन्हें अपनी टीम का निर्माण स्वयं करना चाहिए ताकि आगे आने वाले खतरों से आगाह रह सकें, सावधान रह सकें और यथासंभव उन खतरों से बचा जा सके। तो ये था एक बाल बाल बचने वाला उपक्रम। लेकिन ये बाल बाल बचने की घटना कैसे हुई, 2007 का कांड क्या था, कैसे 15 साल से के पीछे पड़ा है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।